उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी क्षेत्रागत धत्तू पूजा देवलिंग टिहरी पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों का स्थानीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मलेथी में आपदा प्रभावित परिवार मती दुर्गा देवी पत्नी विशाल मनी से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धत्तू में अतिवृष्टि बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। कई मकान और मवेशी आपदा की जद में आए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को आपदा प्रभावितों को तत्काल सहायता देने, आपदा संभावित क्षेत्रों में आपदा क्षति का आकलन करने तथा आपदा से क्षतिग्रस्त लोगों की तत्काल मदद करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी को, जिला प्रशासन को कहा है कि जो अन्य भी जो गांव जहां पर भी इस प्रकार की संभावना या जिस प्रकार की आपदा की संभावना है, उन सभी स्थानों का आकलन कर लें और किन कारणों से ये आपदा आ रही है ये भी जरूर देख लें। और जो आपदा से पीड़ित हैं या आपदा से प्रभावित हैं उनको तत्काल सहायता करी जाए। और जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं, आपदा से प्रभावित होने के कारण से जो नुकसान हुआ है उसको तत्काल किया जाएगा। उसमें कहीं पर भी किसी भी स्तर पर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा प्रयास होगा कि कम से कम जो है जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को जल्दी से जल्दी जो है पुनर्निर्माण किया जाए। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तीसरे दिन भी सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है। आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षेत्रीय विधेयक पास होगा। वहीं विपक्ष सदन में आपदा का मुद्दा भी उठाएगी और नियम 310 के तहत आपदा के मुद्दे पर चर्चा करने की विपक्ष मांग भी करेगा। मॉनसून सदन का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी हंगामेदार सत्र होने की उम्मीद है। अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी। निजी संपत्ति क्षति विधेयक होगा पास। विपक्ष भी अपने सवालों को लेकर तैयार है और आपदा के रिलेटेड सवाल पूछने के लिए तैयार। देहरादून में बीते दिनों नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार द्वारा अक्टूबर महीने में निकाय चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई। तारीख पर राज्य निर्वाचन आयोग ने विराम लगा दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा कि बिना चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पहले चुनाव होना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और कुछ नगर निकायों में सरकार की ओर से क्षेत्रों में बदलाव भी किया गया है, जिसको लेकर जल्द ही उक्त निकायों का सर्वे कराकर चुनावी सभी तैयारियां कर ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव ने राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में अक्टूबर की 25 तारीख तक चुनाव कराए जाने वाले बयान पर विराम लगाते हुए कहा कि जब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं होती तब तक चुनाव होना संभव नहीं है। इसी को लेकर आगामी 6 सितंबर को हाईकोर्ट में चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा। बताना चाहूंगा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 99 निकायों के सापेक्ष वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य जो है और प्रकाशन लिस्ट का पूर्व में कर लिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा जो है कुछ नए निगम बनाए गए हैं, जैसे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा कुछ निकाय जो हैं उसको अपग्रेड किया गया है। कुछ निकायों में सीमा विस्तार किया गया है। कुछ निकायों में कुछ एरिया जो है पृथक किए गए हैं। गैरसैंण विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 5013.05 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया। इसमें 3,756.89 करोड़ राजस्व और 1,256.16 करोड़
पूंजीगत पक्ष में रखा है। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेंजे थपथपाकर अनुपूरक बजट का स्वागत किया। इस दौरान मौजूदा वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड का 94,000 करोड़ का बजट हो चुका है। सरकार ने अनुपूरक बजट में उत्तराखंड में परिवार पहचान योजना और मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना भी शुरू करने का निर्णय लिया है। अनुपूरक बजट में आपदा, बाई ब्रेक विलेज, स्थानीय निकाय सिंचाई, लघु सिंचाई की योजनाओं पर भी फोकस किया। अपने युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने प्रदेश का समग्र विकास करें। आप जानते हैं कि इससे पहले बजट प्रस्तुत किया था 89,000 करोड़ रुपए का, और उसके बाद जो आवश्यकताएं या नई स्कीम्स आई उसमें भी हमने अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया है। ये 5,013 करोड़ का है, जिसमें 3756.89 करोड़ रुपया राजस्व पक्ष में और 1256.16 पूंजीगत पक्ष में हमने प्रावधान किया है। और आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से माननीय धामी जी ने एक संकल्प लिया है कि हम लोग हर क्षेत्र में, यदि याद हो तो पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया था मैंने एक शब्द का जिक्र किया था, ज्ञान। आइए सर, आइए सीधे। कृषि और उद्यान विभाग के 637 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा 2023 में लगाई गई रोक को हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हटा दिया गया है, जिसको लेकर कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कृषि और उद्यान विभाग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हाई कोर्ट के दखल के बाद कृषि और उद्यान विभाग के रिक्त पड़े 637 पदों पर अब नियुक्तियां होंगी और दोनों ही विभागों को अधिकारी मिलने के बाद विकास कार्य तेजी से हो सकेगा। लोकसेवा आयोग द्वारा तो 2023 में कृषि एवं उद्यान विभाग के समूह बी के रिक्त 637 पदों पर जो रोक लगाई गई थी, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको वैकेट कर दिया और शीघ्र ही हमारे विभाग को एक बहुत अच्छी संख्या में, चाहे हमारा उद्यान विभाग हो चाहे कृषि विभाग हो, हमें कर्मचारी मिलेंगे। कृषि अधिकारी वर्ग 3 के 354 पर, उद्यान प्रेक्षक के 245। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा।
उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा ईडी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से ही दोहरी मानसिकता अपनाती आई है। जब ईडी उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती है तो कांग्रेस के लोग इसका विरोध करने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस का दोहरा चरित्र देख लिया है। उत्तराखंड में अब कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है और अब जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली है। देखिए, कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है। जब इनके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी जांच करती है तो इनको दिक्कत होती है और वैसे इनको सीबीआई जांच चाहिए। जिन मुद्दों पे जांच की जरूरत नहीं है ये सीबीआई और ईडी की जांच करते हैं। तो कांग्रेस का दोगलापन है और जनता सब जानती है और अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। बिल्कुल आप 2014 के रिजल्ट में देख चुके हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। चाहे 14 हो, चाहे 19 हो, चाहे 24 हो, 5-0 के स्कोर पे जो है कांग्रेस 0 पे रही है और हमेशा 0 पे ही रही। गैरसैंण में विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने 5600 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश में अवस्थापना विकास के कार्यों को गति दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही नए कार्य के लिए भी धन की व्यवस्था की जाएगी। इस पर कांग्रेस का कहना है कि 3 दिन का सत्र बुलाना गया है, ये सिर्फ खानापूर्ति की गई है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सत्र की अवधि न बढ़ाने को लेकर सरकारें बहाना करती हैं कि बिजनेस नहीं है, सरकारों को बिजनेस लाना चाहिए। सब कुछ ठीक है, अनुपूरक बजट लाने का प्रावधान है। 6 महीने के अंदर सत्र होना चाहिए, इसलिए खानापूर्ति की गई है। 3 दिन का सत्र बुलाया गया है, जिसमें कल का सत्र भेंट चढ़ा है कर्नेलेंस को। आज और कल केवल 120 मिनट मिलेंगे बामुश्किल और 500 से ज्यादा प्रश्न हैं। उसके अलावा और भी कार्रवाइयां होती हैं। न्याय क्या उन प्रश्नों के साथ जो जनता से जुड़े हुए हैं हो पाएगा, ये चिंता का विषय है। सरकारें बहाना करती हैं कि बिजनेस नहीं है, सरकारों को बिजनेस लाना चाहिए। जब पूरा प्रदेश आपदा से ग्रसित है, जब पूरे प्रदेश में बलात्कारों की झड़ी सी आ गई है, ये देवभूमि शर्मसार हो रही है, कलंकित हो रही है, ऐसे में बिजनेस नहीं होने का बहाना देकर सत्र को छोटा बुलाया जाना। बजट अभी पूरी तरह मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरह आपदाएं उत्तराखंड में आ रही हैं, आपदा को लेकर जिस तरह बजट में व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरह मानकों में शिथिलीकरण होना चाहिए था, उस तरह की व्यवस्था मैं सोचता हूँ बजट में देखने को नहीं मिल रही है। मॉनसून सत्र को लेकर जहां एक और कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावार है, तो वहीं निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। विधायक उमेश कुमार ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही दलों ने गैरसैंण की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में अगर सत्र आयोजित किया जा रहा है तो कम से कम 1 सप्ताह का सत्र होना चाहिए था, जबकि 3 दिनों का ही सत्र आयोजित किया गया है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और कहा कि गैरसैंण जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन में 3 दिन का मॉनसून सत्र आयोजित करके लाखों करोड़ रुपए खर्च करना ठीक नहीं है। ये जो आम जन के टैक्स की हानि करने के लिए भाई ठीक है, जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठा पा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि गैरसैंण का सत्र 3 दिन के लिए क्यों? आप गैरसैंण आ रहे हैं तो क्या आप ये फॉर्मेलिटी करने के लिए आ रहे हैं, ढकोसलेबाजी करने के लिए आ रहे हैं? आप गैरसैंण पर जो एक भावनात्मक
लोगों का जुड़ाव है, जो उससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, उनका सम्मान तो कम से कम दिल से करिए। मुझे लगता है कि ये सत्र कम से कम 1 सप्ताह का होना चाहिए। 1 सप्ताह का सत्र का मतलब सोमवार शुरू करिए, शुक्रवार तक आप सत्र रखिए। करने के लिए भाई ठीक है, गलत बात है। प्रदेश में विधिक महाविज्ञान विभाग द्वारा प्रदेश में गलत नापतोल एवं प्रदेश में गड़बड़ी को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी उप संयुक्त नियंत्रण गोविंद सिंह रावत द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक धांधली के मामले हरिद्वार जनपद से पाए गए हैं और देहरादून में भी ज्यादातर ऐसे मामले देखने को मिले हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो लोग नापतोल में गड़बड़ी कर रहे हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जिसमें से विभाग द्वारा 4 माह में 1455 मामले में कार्रवाई की गई है, जिसमें 14 मामले कोर्ट में भेजे गए। उन्होंने लोगों से जागरूक रहने की भी सलाह दी है। हरिद्वार जिले में अभी तक सबसे ज्यादा मामले 168 मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें हम पेट्रोल पंप और हर टाइप के व्यापारी, जैसे मिठाई विक्रेता हो गए, गैस एजेंसी हो गया, राशन विक्रेता हो गए, सरकारी और सरकारी हर प्रकार के हम व्यापारी को हम जांच करते हैं। इसमें पैकेज कमोडिटी में हमने सबसे ज्यादा 109 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें हमने सबसे ज्यादा जुर्माना ये 46,50,000 हमने दर्ज किए और जमा करवाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते गुरुवार को गैरसैंण स्थित सारकोट में लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हवलदार वासुदेव सिंह के पैतृक गांव सारकोट पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने शहीद के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। बता दें कि 16 अगस्त को सारकोट निवासी 30 वर्षीय हवलदार वासुदेव सिंह परोड़ा लद्दाख क्षेत्र के लेह में तैनात थे। इस दौरान एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज क्लॉन्जिंग के दौरान एक ब्लास्ट में गिरे शेल्टर की चपेट में आने से वासुदेव शहीद हो गए थे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भदारी-शेन विधानसभा से सारकोट जाने वाली सड़क का नाम शहीद वासुदेव सिंह के नाम पर रखने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। साथ ही शहीद की पत्नी को भी सरकारी नौकरी देने की भी बात कही। देवप्रयाग विधानसभा के जूनियर हाई स्कूल कोची अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण जर्जर हालत में है। विद्यालय की छत से पानी टपक रहा है, जिसके कारण कक्ष में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। विद्यालय में कोटी डुंगरा ग्राम सभा के 21 छात्र छात्राएं अभियंत्रित हैं तथा स्कूल में 4 शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षण कार्य कर रही हैं। ग्राम प्रधान पिंकी देवी का कहना है कि लगातार 2021-22 विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने से के संबंध में लगातार पत्राचार किया जा रहा है, किंतु कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष मोहन लाल ने कहा कि ग्राम प्रधान और एसएमसी द्वारा शासन को पत्राचार किया जा चुका है, किंतु कोई उचित कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। ग्रामीण ने बताया कि अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर विद्यालय भेज रहे हैं। विद्यालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। यदि सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं करती है तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। और विद्यालय की जो है बहुत बुरी स्थिति है, मतलब बुरी से बुरी स्थिति है। आप खुद देख सकते हैं कि अंदर जो है कि बच्चों को बैठने के लिए नहीं है। कभी भी कोई तत्काल कार्रवाई नहीं करेगी तो हम
भूख हड़ताल में बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं और कभी कोई घटना हो जाएगी, इसके लिए ये कोई भी देख सकता है। ये नहीं है कि ये कोई वो है छुपा हुआ नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। और देखिए आपको यही मांग है सर कि इसको अति शीघ्र बनाने की कसम। श्रीमती पिंकी देवी, यहाँ ग्राम प्रधान धारी पेंसिल कोटी से हूँ और मैं यहाँ अपने विद्यालय के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ स्कूल छोटे छोटे बच्चे आते हैं घर से सुबह। आजकल यहाँ बारिश का मौसम है और यहाँ स्कूल की स्थिति इतनी बेकार है कि यहाँ आने में भेजने में बच्चों को बहुत डर लग रहा है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमने यह प्रस्ताव बनाया 2021-22 से बहुत सारे आज तक बनाते दे रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ कुछ भी सूचना या कुछ भी नहीं हो रही है। और यहाँ विद्यालय की स्थिति इस प्रकार से कि कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है, किसी की बच्चा भी वहाँ पे मतलब जो है गुरुजी, हमारे जो गुरुजी भी है वो भी डर डर के वहाँ पे बच्चों को पढ़ा। कृपया इसमें संज्ञान लीजिए और इस स्कूल के बारे में सोचिए। यहाँ पे छात्र संख्या भी बहुत बढ़िया है, बच्चे भी पढ़ते। जिस सरकार से यही मांग रहेगी कि कृपया इस विद्यालय को यथावत तुरंत इसको सही करवाएं और इसको पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते अब ये देखने को मिल रहा है हमारे पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहीं हरिद्वार में गंगा चेतावनी के निशान के ऊपर बह रही है। पहाड़ों में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे गंगा उफान पर है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जल स्तर 293.30 रिकॉर्ड किया गया है। गंगा का जल स्तर बढ़ने पर बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। पूरी यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बारिश अगर इसी तरह जारी रही तो शाम तक गंगा का जल स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। गंगा का जलस्तर अभी 293.30 हुआ है, जो वार्निंग लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है और हमारा डेंजर लेवल 294 होता है। इस टाइम 1,70,000 क्यूसेक विस्तार पास हो रहा है और ये जो पानी है इसमें पहाड़ों पर अधिक वर्षा और बादल फटने की वजह से जलस्तर बढ़ा है। तो किस तरह से आगे सुरक्षा की क्या आगे जो हमारा मतलब व्हाट्सएप ग्रुप हमारे प्रशासन सभी हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचित कर देते हैं और नीचे जो लक्ष्य है अपने बिजनौर बैराज और नरोड़ा बैराज का जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है और फोन के माध्यम से सूचित कर देते हैं और सबको अलर्ट कर दिया जाता है। तो क्या लग रहा है कि अभी और बढ़ने की अभी इसका ट्रेंड बढ़ने का है और जो हमारा मैक्सिमम ऊपर बरसात है और जो बादल फटा है उसका जो पानी जो आ रहा है। आध्यात्मिक गुरु और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा को हरिद्वार में भूत समाधि दी गई। धार्मिक ज्ञान से भरपूर पायलट बाबा ने देश विदेश में काफी ख्याति पाई थी। बिहार में जन्मे कपिल सिंह का पायलट बाबा बनने का सफर बेहद ही रोचक रहा। 86 साल की उम्र में योगी और जाने माने आध्यात्मिक गुरु पायलट बाबा ने दुनिया को अलविदा कहा तो साधु संतों और उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। तो उनसे जुड़े लोगों में आम शिष्यों से लेकर खास हस्तियां तक उनके भूत समाधि में शामिल हुई। भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों से भी अनुयायी अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पायलट बाबा ने अपनी ओर से अपने उत्तराधिकारी और का ऐलान नहीं किया था। अब उनके जाने के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर खींचातानी हो सकती है। हालांकि जूना अखाड़े के प्रमुख महंत हरिगिरी का कहना है कि उनके शिष्य को जो भी निर्णय लेंगे अखाड़ा उनका समर्थन करेगा। विश्व के कोने कोने में भारत राष्ट्र का नाम, हिंदुत्व का नाम और सनातन का नाम और सबसे प्रमुख बात योग, जिनको तमाम ऋषि मुनियों ने केवल व्याख्या की, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों समाधियां, अपने जीवन में 108 जो है उनकी प्रतिज्ञा थी, लेकिन उन्होंने सैकड़ों से ऊपर जो है 200-300 जो भी कहा गया जो है विश्व के कोने कोने में लगाया और यह साबित किया कि तुम अगर सबके लिए जियोगे,
सबके लिए मानवता की पुजारी बनोगे तो तुम जो है ऐसे ही अपने आप को जान सकते हो। हाल है ऐसा है कि मेन हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि राजतंत्र बहुत पहले समाप्त हो चुका है, प्रजातंत्र रह गया है। तो मेरे वाणी को आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या कहा था? सन्यासिनी और सन्यासी जो महाराज के हजारों तैनात में और जो उनके मुख्य भक्तगण वो चयन करेंगे। ये उनका चुनाव का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो उनकी व्यवस्थाएं हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।